नमस्कार, आरएसपी के खास उपभोगी मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं रोहित मिश्रा। आज के अगर मुद्दे की बात की जाए, तबादला एक्सप्रेस से क्या अपराधों पर लग जाएगी ब्रेक? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि योगी सरकार में जिस हिसाब से सत्ता में आई थी कि अपराध पे अंकुश लगाया जाएगा, लेकिन लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ये हम नई विरोधी पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां, वो लगातार निशाना साध रही हैं। तो उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी कल ही फिर आईपीएस को तबादले किए गए, तो लगातार तबादले भी हो रहे हैं, लेकिन अपराध में क्या, अपराध के ग्राफ में क्या ब्रेक लग पाएगी, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। आशीष जी, जिस हिसाब से लगातार देखा जा रहा है कि आपकी पार्टी हो या फिर और भी जो विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेरने में काम कर रही है अपराध के ग्राफ को लेकर, क्योंकि सत्ता में आने के पहले योगी राज में ही बोला गया था कि जो भी अपराधी अपराध छोड़ दे या फिर सलाखों के पीछे पहुंच जाए, तो लेकिन तब भी अपराध का ग्राफ नहीं कम हो पा रहा है और लगातार तबादले किए जा रहे हैं। रोहित जी, मैं कहना चाहूँगा, अपराधी तो अपराध नहीं छोड़े हैं, लेकिन जो योगी जी की जो मंशा है उस पर पूरी तरीके से उन्होंने पानी फेर के रख दिया। योगी जी खिसियानी बिल्ली की तरह इस समय है, जो कि आप देख रहे हैं केवल अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं। हमारी सरकार में भी यही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार में ये अधिकारी रहा करते थे, इन्हीं से हम लोग काम करते थे, इन्हीं से काम कराते थे और काम अच्छे से करते थे। इस सरकार में अभी आपने देखा होगा, अभी आप के माध्यम से देखा, एक बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता है, और अस्पताल चौराहे पे एक आम नागरिक दवा लेने जाता है, उसको लातों घूसों से, अगर गलती उसकी थी, पुलिस से क्या शिकायत करते या उसको समझाया जा सकता था, उसको लातों से और गालियों से मारे। आप ही के मैं एक्सप्रेस न्यूज के चैनल माध्यम से मैंने देखा, तो कितनी शर्म के, जब बीजेपी के नेता खुद ही, जो जनप्रतिनिधि ये लोग गुंडागर्दी करेंगे, तो पुलिस पे अंकुश कैसे लगेगी? आपने देखा होगा रायबरेली में कितनी हत्याएं इस समय बढ़ी हुई, कितनी घटनाएं। मिल एरिया थाने में सबसे ज्यादा इस समय घटनाएं घटी हैं, और अभी तक कई खुलासे ऐसे जो नहीं कर पा रहे मिल एरिया। हाल ही में बहुत देर किया कप्तान साहब ने मिल एरिया थाने को 1090 में, इसमें डायल 100 में लाए। अगर ये बहुत पहले लाए होते तो शायद मिल एरिया थाने में कई अपराध हुए, वो अपराध होने से बच जाते। एक तरफ आप तबादले का विरोध भी कर रहे हैं, एक तरफ तबादले की बात भी कर रहे हैं आप। नहीं, देखिए, तबादले के अब जब खुलासे नहीं हो पा रहे हैं तो लोग डिबेट कर रहे हैं, लोग तो सरकार का मसला उठा रहे हैं, तबादले भी हो रहे हैं, तो लग रहा है जनपद में नहीं संभल रहा, तो नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं। आप तबादले करके आप ग्राफ घटाएं। अगर आपको तबादले से लग रहा है कि हम अपराध घटा सकते, तो अपराध कहां घट पा रहा? तबादले से भी आपका अपराध नहीं घटा। इस पे अंकुश लगाने की जो होता है, इन पे मॉनिटरिंग करने की जो योगी सरकार के जो नेता है, जनप्रतिनिधि, उस पर बिल्कुल अंकुश नहीं लगा पाए। अब यहाँ अधिकारियों में लड़ाई हो रही है। अभी हाल ही में आपने देखा, डीएम साहब और सीएमओ साहब भिड़ गए, उसमें कमिश्नर साहब को आना पड़ा समझौता कराने के लिए, समझौता कराए। उसके बाद क्या हुआ तो मुझे नहीं पता, ये तो योगी जी और योगी जी की सरकार के जो नेता उनको पता होगा कि सीएमओ साहब का ट्रांसफर हो गया। फिर अभी क्या ऐसा मामला आया जो कप्तान साहब का ट्रांसफर हो गया। रायबरेली में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में केवल ट्रांसफर पोस्टिंग चल रही, ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या खरीद फरोख्त चल रहा है, क्या पैसा लेके ट्रांसफर पोस्टिंग क्या है? जनता का क्यों ऐसे जो जवाब देना सीधा नहीं चाह रहे योगी सरकार क्यों जवाब नहीं देना चाहिए? केवल ट्रांसफर पोस्टिंग में भटकाने का काम कर रहा है। टीवी पे केवल ये दिखाई दे रहा है कि आज यहाँ ट्रांसफर, इस आईएएस को वहां किया गया, इस डीएम साहब को, पीछे साहब को वहां किया, बस ऐसा। हमें अपराध में अंकुश कहां लगता नजर है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग बताइए अपराध में क्या अंकुश लगा है पूरे उत्तर प्रदेश में? शरद सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद है, इनसे भी जानना चाहेंगे। शरद जी, लगातार देखा जा रहा है तबादला एक्सप्रेस योगी सरकार में खूब देखने को मिल रहा है, क्या तबादला एक्सप्रेस के आधार पर जो अपराधों पर ब्रेक लग पाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद भाई रोहित जी। जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराध युक्त पूरा प्रदेश हो गया था। पहली बार उत्तर प्रदेश में अपराधी अपने आप अपने बिलों से निकल करके, जंगलों से निकल करके थाने पहुंच रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं। सरकार उनको अपने संरक्षण में ले करके उन पर उचित धाराओं में मुकदमे दर्ज करके कार्यवाही कर रही है। दो बातें हमारे साथी आदरणीय आशीष जी ने कहा, एक तो तबादले की बात, तो तबादला जो एक उद्योग पिछली सरकारों ने बना रखा था, उत्तर प्रदेश सरकार में यह जन जन में यह तय हो चुका है, जन जन ये मान चुका है कि अब तबादला कोई उद्योग नहीं रह गया है। तबादला जो भी अधिकारी जिस कार्य की जहां पर आवश्यकता होती है उस कार्य के हिसाब से वहां भेजे जाते हैं। और अपराध की बात रही तो अपराध, इस समय अपराधी पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं। जनता जो पिछली सरकारों में अपराधियों से त्रस्त थी, अब भयमुक्त उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रही है। मैं कहना चाहूंगा अपने शरद भाई जी से कि अपराधी तो त्रस्त नहीं हो चुके, पर जनता जो त्रस्त हो चुकी, बेरोजगार जो त्रस्त हो चुका है।
आपने देखा है बेरोजगार, पिछले 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है पूरे हिंदुस्तान में। योगी मोदी जी के राज में 12 करोड़ नौकरियां इस समय चली गई भाई। बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल पा रही, अपराध बढ़ता जा रहा। आप बता रहे हैं कि अपराधी जेल के अंदर चल रहे, तो ये अपराध भी कौन कर रहा? ये अपराध कौन कर रहा है? ये अपराध जो हम लोग टीवी के माध्यम से, पत्रकार के लोगों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 साल की बच्ची के साथ रेप, वहां 10 साल की बच्ची से, यहां मर्डर हो रहा, वहां मर्डर, पत्रकार के मर्डर हो रहे हैं, वकील के मर्डर हो रहे हैं, नेताओं के मर्डर हो रहे हैं, अभी पूर्व विधायक का मर्डर हुआ। बताइए, जब अपराधी अगर जेल के अंदर है तो ये अपराध कौन कर रहा है? मैं शरद जी से कहना चाहूंगा, अपराध कौन कर रहा है? शरद जी जवाब चाहिए इस पे आपका। जी, बहुत आपने सही विषय उठाया। आप कह रहे हैं कि अपराधी इस समय ज्यादा हो गए। हमें तो याद है कि एक समय पुलिस के अधिकारियों को बोनट पर बैठा करके घुमाया जाता था। उस समय सरकार किसकी थी, इसको हमारे साथी बताना चाहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे बेरोजगार साथियों पर इन्होंने आरोप लगाया कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे देश के बेरोजगारों का अपमान कर रहे हैं, जो उन्हें कह रहे हैं कि बेरोजगार यहाँ पर अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा कतई आरोप नहीं लगाना चाहिए नौजवानों को। नहीं, आपकी सरकार ने आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास किया है, पकौड़े तल लो, और उसके बाद कई और आत्मनिर्भर की योजनाएं भी बता दी कि आप ये करो, बेरोजगार नहीं रहोगे। बिल्कुल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री, डिप्लोमा लेने के बाद पकौड़े तलाने का काम कर रहे हैं। वो सोच, उनकी मानसिकता आप लोग समझ सकते हैं कितनी अच्छी मानसिकता है। पकौड़ा तलने की बात करते, इतना पैसा खर्च होता है डिग्री लेने में, इतना समय बर्बाद होता, और लास्ट में उन्हें क्या तलना है? पकौड़े। और इस समय तो ये पोजीशन, अगर पकौड़े कहीं लेके भेज जाओ तो पुलिस पीछे से लाठी लेके आ रही वसूली करने के लिए, नहीं तो सीधा ठेला पलट दे रहा। अभी मैंने तो टीवी के माध्यम से देखा, सब्जी जो फुटपाथ पे लगाए थे, एक पुलिस प्रशासन की गाड़ी है उस पर चढ़ाते हुए चली गई। बताइए, उसको समझाया जा सकता है कि इस समय लॉकडाउन है, आप लोग घर पे रहिए, तो सब ध्यान दीजिए। अब लॉकडाउन ऐसा चला था, लेकिन आप भी अभी चले जाइए, अभी भी प्रताड़ित किए जा रहे हैं। मैं सबसे बड़ी चीज, मैं शरद पे एक चीज कहना चाहूंगा, आप लोगों में एक तो लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। जो लोगों भर्तियां हुई, उन भर्तियों को भी इस समय उसमें कोई सोच नहीं चली। अभी आपने देखा टीचर की भर्ती, 69,000 टीचर की भर्ती थी, जिसमें कोर्ट और सरकार के वजह से वो 69,000 बच्चे आज रोड पे हैं। कितने बच्चे उसमें सुसाइड कर लिए हैं, कितने बच्चे सुसाइड कर लिए। मैं उन 69,000 भर्तियों का अगर ये क्लियर कर दें, अब मैं चाहे कम से कम 69,000 परिवार को रोजगार मिल जाएगा। उनके बच्चे अगर टीचर हो जाएंगे, मां बाप को सहारा हो जाएंगे, किसी की बहन शादी करने वाली है, किसी के भाई को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, किसी का घर टूटा हुआ है, अगर वो इतनी बड़ी डिग्री हासिल किए, उन्होंने कंपटीशन पास किया, और कंपटीशन पास करने के बाद सरकार भर्ती निकालती है, उस भर्ती में वो पास होते हैं, और पास होने के बाद कोर्ट के चक्कर और सरकार के चक्कर के और काट के उनकी एज जो उम्र होती वो समाप्त होती चली जा रही। ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनको मानसिक प्रताड़ना क्यों दिया जा रहा? मैं तो कहता हूं, उन मानसिक प्रताड़ना देने वाले सरकार के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो ऐसे पढ़े लिखे नौजवान जो कंपटीशन पास करके गए, आप एक भर्ती निकाली हुई, उस भर्ती में कंपटीशन पास किए, और आज वो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। बताइए कहां से पैसा लाए? वो कोर्ट के चक्कर काटने के कितनी लड़ाई लड़े, कभी सरकार से लड़ाई लड़े, कभी कोर्ट से लड़ाई लड़े। क्या इसीलिए उन्होंने डिग्री हासिल की? क्या उन्होंने राजनीति किया? लग रहा है जी, जो भाई साहब हमारे आशीष जी कह रहे हैं कि भर्तियां, और हमें याद है कि इनके सरकार में जो भी भर्तियां हुई हैं वो एक जाति विशेष की भर्तियां थीं। उन भर्तियों को भी एक संगठित रोजगार, कुछ लोगों को रोजगार तो मिला था, जात विशेष की रही है तब भी रोजगार मिला था। लेकिन आपकी सरकार में देखा जाए आधार में भर्तियां लटकी हुई हैं, कोई कोर्ट के दरवाजे पे है तो कोई जांच प्रक्रिया में अटकी हुई है। तो कम से कम अगर वो भर्तियां पूरी करा जाए तो रोजगार मिल जाता लोगों को। काफी हद तक अगर देखा जाए बेरोजगारी भी अपराध का कारण है, क्योंकि आज जो हमारा मुद्दा है तबादला एक्सप्रेस, तो उस पर भी देखा जाए, क्योंकि लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, इसलिए तबादला किया जा रहा है, ना कि कार्य पद्धति। अगर अच्छा डीएम काम कर रहा है, अच्छा पुलिस अधीक्षक आपके जनपद में काम कर रहा है, तो उसको तबादला नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी तबादला किया जा रहा है। कुछ सोच के ही सरकार मंशा, उसकी कुछ और मंशा होगी ताकि कुछ बेहतर किया जा सके, सरकार की मंशा ये होगी, लेकिन उस हिसाब से तबादला किया जा रहा है। लेकिन जो जिस हिसाब से लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, उस पर नकेल किस तरह से, क्या तबादला एक्सप्रेस के माध्यम से ही नकेल कैसी जा सकती है, ये मैं समझना चाहता हूँ सर जी आपसे। जो आप कह रहे हैं कि कुछ न कुछ लोगों को तो रोजगार मिल जाता, क्या आप ये साबित करना चाहते हैं कि योग्यता सिर्फ एक ही बिरादरी में है?
अधिकारी और कर्मचारी और पुलिस कर्मियों की जो पिछले सरकारों में भर्तियां हुई हैं, क्या उन पर आपको तो सरकार है वर्तमान में आपकी, आप उसकी जांच करा लेना। आप जांच क्यों नहीं करा रहे? मुझे शरद जी मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये अलग बात हुई। आप जो बता रहे हैं रायबरेली में 18 थाने में आप पता कर लीजिए कितने थानेदार हैं, कौन किस बिरादरी की, आपको खुद पता हो जाएगा। पूरा प्रदेश अलग प्रकरण हुआ। मैं आपसे एक चीज रोजगार में मैं जोर बात करना चाहूँ, 69 जो भर्ती थी कोर्ट में मामला सुरक्षित रख लिया। मैं सरकार और सरकार योगी जी से आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, कोर्ट के साथ बैठ के आपने सामंजस्य बना के कम से कम वो भर्ती बहाल करे, जिससे जाके वो अपने जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो उन्होंने नौकरी पा चुके हैं, वो अपने जाके स्कूल अपना ज्वाइन करें और अपना भविष्य और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सके। जो प्रक्रिया कोर्ट में अभी विचाराधीन है उस पर कोई टिप्पणी करना उचित आपको जानकारी नहीं सर, और जो विचाराधीन मुकदमे नहीं है। सरकार को कह रहे हैं कि कोर्ट के साथ बैठ करके, तो सरकार कोर्ट के सामने अपना पक्ष रख सकती है, कोर्ट के साथ बैठ करके वो सरकार तय नहीं कर सकती है। कोर्ट की अपनी एक मर्यादा है, इस पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है भाई? अगर सुरक्षित रखा है उसका जजमेंट क्यों नहीं आ रहा है भाई? इसमें धीरे क्यों हो रहे? धीरे अगर सरकार इस चीज पे अपने कोर्ट से अपना पक्ष रख सकती ना कि इतना लेट लपेट क्यों हो रहा है, इसका फैसला है क्योंकि सरकार पे भाई जो हमारे स्टूडेंट हमारे यूपी के हमारे घर के हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं, कोर्ट हमारे तो सारे जो भी बेरोजगार वो हमारे परिवार है। अगर हम राज्य में मुद्दा हम लोग भटक रहे हैं, जो हमारा मेन मुद्दा है तो उनको कम से कम रोजगार दिए जाए। हमारा नए रोजगार दे नहीं पा रहे, पुराने रोजगार को बहाल नहीं करा पा रहे। सर जी हमारा मुद्दा है तबादला एक्सप्रेस से क्या रुक पाएगा अपराध का ग्राफ। हमारा जो मेन मुद्दा हम उस पर ही चलेंगे, उसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि बेरोजगारों पर हम लोगों ने कई चर्चाएं की हैं। तो सीधा सीधा जो सवाल निकल के आ रहा है, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, क्या तबादला एक्सप्रेस से अपराध का ग्राफ रुक पाएगा? देखिए, जो अपने कप्तान साहब को लेकर के अगर आप कह रहे हो, हम पूरी यूपी की बात कर रहे हैं, हम रायबरेली की बात नहीं कर रहे, पूरी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे। लगातार देखा जा रहा है कि योगी राज में जितने तबादले किए गए शायद ही किसी सरकार में किए गए उतने तबादले। लगातार तबादलों की सूची जारी होती है और बड़े पैमाने पर तबादले होते हैं। तबादले एक नियमित प्रक्रिया है और निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कोई भी अधिकारी अगर पिछली सरकारों में किसी उनके कार्यकर्ता की नहीं सुनता था तो वो तबादलों की लिस्ट में चला जाता था। तत्काल रात रात में भी तबादले हुआ करते थे, जो कि पूरी तरह से ये इस पर नियंत्रण लग चुका है। अच्छे अधिकारियों को उचित जगहों पर उनसे सेवाएं ली जा रही हैं और जो क्षमतावान हैं उनको उनसे अधिक सेवाएं ली जा रही हैं। तबादला उद्योग कतई अपने योगी सरकार के ऊपर कतई इसका आरोप नहीं लगाया जा सकता। नहीं, आरोप लगाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जिस हिसाब से लगातार बड़े पैमाने पर तबादले किया जा रहा है, हमारा मेन मुद्दा है क्योंकि लगातार जो विपक्ष भी जो सवालिया निशान उठा रहा है सरकार पर कि अपराध ग्राफ बढ़ रहा है, तो क्या उसको देखते हुए ये तबादले किए गए कि अपराध ग्राफ रोका जा सके, उस पर ब्रेक लगाई जा सके? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, चुनावी वर्ष है, कुछ ना कुछ तो इन लोगों को करना ही है। कुछ ना कुछ करेंगे नहीं तो पार्टी कैसे चलेगी। कतई कोई जनता की तरफ से तबादलों को लेकर के कोई उंगली सरकार के ऊपर, खास करके योगी सरकार के ऊपर नहीं उठाई जा सकती। आशीष जी कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, मैं अभी बताऊं, जो अधिकारी अच्छा कार्य करना चाहते, आज ये है गया कि योगी मोदी की जो भी अधिकारी तारीफ करे वही आप अपने कुर्सी पे बैठ सकते हैं। अभी हाल ही में एक सचिवालय में एक अमर सिंह पटेल जी रहा करते निजी सचिव थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने थोड़ी सी केवल अगर योगी मोदी से अपनी बात रखनी चाहे, अपनी बात कहनी चाहे, सीधा सुबह बर्खास्त कर दिया गया। ये कोई बात होती है भाई? डीएम है, स्वतंत्र है, एसपी है, स्वतंत्र है। अगर सीएम साहब के जो फैसले कुछ सही नहीं आ रहा तो अपने सुझाव रख सकता, कह सकता। इसमें आजादी छीनी जा रही। केवल फैसले उनको देना, जो ऑर्डर देने पूरी तरीके से ऑर्डर लागू। आईएएस है, वो भी पढ़ लिख के वहां तक पहुंचे, उनका भी खुद का विवेक है। उन्हें आईएएसओ से आप सुझाव लेते हैं, फिर उन्हें आईएएसओ से जबरदस्ती काम करवाना चाहते हैं, उनका भी तो सुझाव होना शामिल है। हम लोगों में सरकार होते थे, सुझाव उनसे भी लिए जाते थे। कोई भी अधिकारी उससे सुझाव लेके हम लोग भी काम करते थे कि हाँ भाई वो भी जनता के बीच में रहते हैं। जनप्रतिनिधि अगर जनता के बीच में है तो अधिकारी भी तो जनता के बीच में रहता, उनको भी सवाल का जवाब देना पड़ता, विकास के बारे में उनको भी कहना पड़ता, बताना पड़ता। तो अधिकारी सुझाव लेना, अगर कोई अधिकारी अगर कहना चाहता, अपनी बात बताना चाहता है, समझाना चाहता, उसे सीधा बर्खास्त कर दिया जाता। ये कौन सी बात हुई? ये तो तानाशाही सरकार हुई, जबरदस्ती की सरकार हुई, जबरदस्ती मनवाने की सरकार हुई कि आप चुपचाप नौकर की तरह रहिए। आईएएस अगर नौकर की तरह रहेगा तो सोचो उसका क्या हाल होगा। उसको मानसिक प्रताड़ना दी जाएगी। कोई भी आईएएस पीछे जो भी है आज स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा। तो आपकी सरकार में स्वतंत्र काम करता था? बिल्कुल करते थे, बिल्कुल करते थे। कार्यकर्ताओं को दबाव नहीं था आपकी सरकार में? बिल्कुल बिल्कुल नहीं दबाव करते। अगर किसी नेता ने दबाव दिया, अगर हमारे यहाँ शिकायत पहुंची, उस नेताओं पर भी कार्रवाई होती थी। नेताओं भी समझाया जाता क्यों भाई अधिकारी को काम करने नहीं दे रहे। अगर विकास की आप बात ले ले तो भैया आज राष्ट्रीय पूरे हिंदुस्तान में 23 महीने में 302 किलोमीटर सबसे लंबी एक्सप्रेसवे बनाई गई।
है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे काम रुका पड़ा, बन नहीं पा रहा। मैं तो कहता हूं 302 किलोमीटर 23 महीने में बनवाई, ये 500 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बना दे और उसे 18 महीने में बनवा दे। जनता की सेवा है, जनता सेवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने की, आपको भी आप मौका दिया, आप भी सेवा कर रहे हैं, हमसे अच्छा काम करें। हमने डायल 100 दिया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष डायल 100 दिया, 102 दिया, 108 नंबर दिया, एम्बुलेंस दिया, मुख्यालय दिया गया, स्टेडियम दिया गया। बताइए, हमने विकास के, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इतने विकास कराए। आज कंपटीशन विकास में करिए ना, आप रोजगार में करिए ना। आप तो 600 पे, आप तो में देख लीजिए 600 अपराधों पे कंपटीशन तो हो रहा है ना, अपराधों में कंपटीशन कर रहे हैं। आप 600 पे एम्स में देखिए, 600 बेड का था, 300 बेड कर दिया, बढ़ाने के बाद घटा रहे हैं। अगर इन्होंने विकास कराया तो बताए ना, विकास केवल इनका ट्रांसफर पोस्टिंग चल रहा, ट्रांसफर पोस्टिंग चला, इधर ट्रांसफर उधर, उधर केवल भटकाने का चल रहा। अरे रोजगार दो, नए चीजें कुछ लाओ जिससे जनता को फायदा हो। आप ले लीजिए, यूरिया के लिए लाठी खानी पड़े, सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक यूरिया के लिए लाइन लगा रहा किसान, लाख में लाठियां मिल रही, खाद तो नहीं मिल पा रही पर लाठी जोर मिल रही। शरद जी, आपको एक उदाहरण मैं देता हूं, रायबरेली का ही ट्रांसफर पोस्टिंग की जहां बात चल रही है, हम लोग तबादले की बात कर रहे हैं, तो रायबरेली का विकास प्राधिकरण के बीसी का तबादला एक वर्ष पूर्व हो चुका है, लेकिन ऊंची पहुंच के चलते आज तक उनको रिलीव नहीं किया गया। तो उस तबादले का मतलब क्या, उस तबादले को निरस्त कर देना चाहिए। जब उनको रिलीव ही नहीं करना तो निरस्त कर दीजिए तबादला। आप तबादला एक्सप्रेस भी चलाते हैं और कुछ लोग तबादले जो मनबड़ अधिकारी जमे रहते हैं, रिलीव नहीं होते हैं। रोहित जी, आप बीसी की बात करते हैं, मैं हाल ही में आप ही क्षेत्र का मैं बता रहा हूँ, बचाओ एक महाराजगंज, एक और मैं छोटा सा बताऊँ तो महाराजगंज का कांस्टेबल है, उसका तबादला जो हमें जानकारी में हुआ वो अभी उसको भी रिलीव नहीं मिल पा रहा। बताइए, जब सिपाही कांस्टेबल का नहीं मिल पा रहा है, नहीं कर पा रहा, मनमानी तरीके से कर रहा, उसका जब नहीं हो पा रहा है तो ये तो बीसी बड़ी चीज है। शरद जी बताएं भैया, आप ही बताएं। अभी हमारे साथी आशीष पटेल जी ने बताया कि आईएएस अमर सिंह पटेल जी का स्थानांतरण हो गया। तो जितना भयमुक्त वातावरण में अपने योगी जी की सरकार में अधिकारी काम कर रहे हैं, पिछली सरकारें सरकारी खजाना लूटने के लिए कितने अधिकारियों पर किस तरह से अवैध दबाव बना करके वो संपत्तियां, तमाम सारे उनके मंत्री हैं जो कि उन घोटालों में जेल गए, उन जो मंत्रियों ने ये अवैध संपत्ति कमाई, उसमें किन किन अधिकारियों को बलिका बकरा बनना पड़ा, ये बात हमारे साथी आदरणीय आशीष जी भूल गए हैं। अभी इस समय कोई भी अधिकारी के ऊपर इस प्रकार का कोई अनैतिक दबाव नहीं है और सारे अधिकारी सरकार की मंशानुरूप उत्तर प्रदेश को, मंशानुरूप अगर काम करते होते तो रायबरेली के बीसी विकास प्राधिकरण के जो बीसी है उनका तबादला 1 वर्ष पहले हो चुका, उनको रिलीव कर देना चाहिए था। लगातार वो अपने कुर्सी पे जमे, तबादला होने के बाद भी तो तबादला सरकार निरस्त करे, फिर इसका मतलब अधिकारी सरकार से बढ़ के अधिकारी हो गए, उस तबादला एक्सप्रेस चलाने से मतलब क्या है। देखिए, बीसी का मामला मेरी संज्ञान में नहीं है, यह आप बता रहे हैं, अगर पहले से बताए होते तो उसकी भी जानकारी हम लेकर के अवश्य आपको बताते हैं। अब तो जानकारी हो गई आपको, तो आगे क्या करेंगे इसके लिए आप? इसके लिए हम अपने पार्टी स्तर से उसकी जांच कराएंगे, क्या मामला है, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। आशीष जी, जब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी, सपा की सरकार थी, तो यही बीजेपी के लोग जो है गुंडा राज की परिभाषा कहते थे कि गुंडा राज चल रहा है, सपा में गुंडा राज है। तो आज प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है आपके हिसाब से? अब इन्हीं से पूछ लीजिए, केवल राम राज्य चिल्ला रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये वो तो भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, जय श्री राम स्थापित हो गया है, राम राज्य स्थापित हो गया। कम से कम राम राज्य स्थापित करने के बाद अब जनता के प्रति आप आ जाइए, जनता को रोजगार दीजिए, अपराध खत्म कर दीजिए। भाई जय श्री राम तो हो गया, अब अपराध तो खत्म कर दीजिए। अब राम भक्तों पर रोजगार नहीं चलाई जा रही है, अब राम भक्तों पर पुष्प बरसाए जा रहे हैं, लागू हो गया। तो मैं जनता के ऊपर भी चाहूंगा कि कुछ पुष्प आप लोग बरसा दें। बिल्कुल, रोजगार उनको दे दें, उनको पुष्प नहीं चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको पढ़ाई लिखाई अच्छी होनी चाहिए, उनको यूरिया खाद किसान को चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको बिजली चाहिए, यही उनके लिए असली पुष्प है, असली पुष्प उन्हीं का। राम राज्य का हमारे साथी आशीष जी को भी अनुभव हो गया होगा, उनको भी बहुत दिनों से तमन्ना रही होगी कि अपने प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने, जिनका जन्म अपने यहाँ देश में हुआ, पूरे विश्व में उनको मानने वाले लोग हैं। वह प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसका शिलान्यास हो गया है। आने वाले 2-3 वर्षों में भव्य भगवान श्री राम का मंदिर हम सभी लोगों को मिल जाएगा। हम आप दोनों लोग चलेंगे दर्शन करने। सर जी, जिस हिसाब से लगातार देखा जाए, क्या आपको नहीं लग रहा अपराध का ग्राफ बढ़ा, लगातार हत्या, लूट, बलात्कार की खबरें सामने आ रही हैं, तो उन पर नकेल क्यों नहीं कसी जा पा रही? केवल तबादला एक्सप्रेस चला के ही क्या उन पर नकेल कसी जा सकती है? देखिए, कतई किसी भी प्रकार से अपराध बढ़ नहीं रहे हैं। आप राजनीति का उदाहरण ले लीजिए, हम कह रहे हैं जो अपराधी रहे हैं, एक महीने के अंदर राजनीति में कितनी हत्या हुई आपको जानकारी है?
रायबरेली में कोई ना कोई आपको एक महीने के अंदर लगातार 3-4 हत्याएं ऐसी हुई हैं जो जघन्य हत्याकांड को उनको कहा जा सकता है। किसी को लॉकअप के अंदर आरोप लगा कि लॉकअप के अंदर युवक को मार दिया गया, वहीं पे जो है 2 चचेरे भाई बहन की हत्या हो गई। तो इस तरह कई ऐसी घटनाएं जो सामने आ चुकी हैं, बलात्कारी घटनाएं सामने आ चुकी है, लूट की घटनाएं सामने आ चुकी है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है लगातार अपराध ग्राफ बढ़ रहा है? क्या तबादला एक्सप्रेस चला के ही अपराध ग्राफ रोका जा सकता है शरद जी? देखिए, कहीं न कहीं आपसी रंजिश से जो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, आपसी रंजिश से कोई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसको अगर हम संगठित अपराध या संगठित अपराधियों के द्वारा अपराधों में वृद्धि नहीं हुई है। आप पहली बार रायबरेली में देखे होंगे बड़े से बड़े जो अपराधी हैं वो आज जेल के अंदर पहुंच चुके हैं और तमाम सारे ऐसे अपराधी हैं जिनकी कमर तोड़ने का काम योगी सरकार ने किया। अच्छा, जो खुलेआम गुंडाई आपके बीजेपी नेता करें उनको क्या कहेंगे? वीडियो वायरल वो आपने भी देखा होगा, जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे आपके नगर अध्यक्ष का वीडियो वायरल हो गया, अभी वो पीट रहे हैं, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। क्या मतलब सत्ता के मद में चूर होकर कानून को हाथ में ले लेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार का अभी जो आप बता रहे हैं वो मामला मेरी संज्ञान में नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो अपराधों की लिस्ट, एक फहरिस्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपराध नहीं कहेंगे कि बीजेपी नेता भी चौराहे पे एक युवक की पिटाई कर रहा है, ये अपराध नहीं, आपकी श्रेणी में अपराध नहीं आता है? जानना पड़ेगा घटना क्या थी, अगर पहले से जानकारी हो। हम कह रहे मान लीजिए वो युवक ही गलत था, तो क्या इस तरह बीच चौराहे पे उसकी लात जूतों और थप्पड़ से पिटाई करना उचित था? नहीं, कतई किसी को इस प्रकार से कानून। तो बीजेपी नेता के खिलाफ क्या करेंगे आप लोग? कुछ कार्रवाई कराएंगे बीजेपी नेता के? क्योंकि आपकी पार्टी का है, आपके नगर अध्यक्ष है, वो उचित फोरम पर उसकी बात रखी जाएगी। कब तक रखेंगे आप इसकी बात? आज आपके द्वारा संज्ञान में आई है, अवश्य रखी जाएगी। संज्ञान आपके जिला अध्यक्ष को भी दे दिया गया, सारी चीजें हो गई, सारे पुलिस को भी संज्ञान हो गया, पुलिस भी मामले की जांच कर रही। लेकिन जिस हिसाब से वीडियो वायरल हुआ, 4 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो है, लगातार देखा जाए उस पर थप्पड़ों की बरसात उस युवक पे की जा रही, उसके खून से लथपथ है वो युवक, और उसको बाकायदा लात जूतों से बीजेपी नेता द्वारा पीटा गया। तो इसको अपराध की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा आपके हिसाब से, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? पार्टी से बात करके अध्यक्ष जी से, उनसे इसका कारण जाना जाएगा और उचित कारण न मिलने पर अवश्य कार्रवाई होगी। आशीष जी क्या कहेंगे इस तरह? अगर सपा राज में इस तरह चलता था, जब सपाइयों के ऊपर आरोप लगता था, तो लोग ये विपक्षी जो आज सत्ता में है, तो ये लोग बड़ा इसको मुद्दे को तूल देते थे। तो क्या ये मुद्दा आपके हिसाब सही, जिस हिसाब से बीजेपी नेताओं द्वारा बीच चौराहे पे मारपीट की गई है? देखिए, मेरा कहने का मतलब है जो दिखाई पड़ा आपके चैनल के माध्यम से, वीडियो सोशल मीडिया हम लोगों ने देखा, एक क्या था क्या नहीं था। अगर वो दोषी भी थी तो पुलिस थी, पुलिस तो आप बन नहीं जाएंगे। तो हमें लग रहा है इनको शायद इनकी सत्ता है, इनको पुलिस पे भरोसा नहीं तो पुलिस को उसको सुपुर्द कर दिया। जब इनको अपने पुलिस पे भरोसा नहीं तो खुद ही कानून हाथ में लिए ले रहे हैं। अगर जो एक जनप्रतिनिधि है, जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, अगर ये अपने हाथ में ले लेंगे तो आम आदमी क्या करेगा? किस पे विश्वास करेगा? किसके पास जाएगा? पुलिस का काम खुद कर रहे हैं। इस पे मैंने देखा पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं की, अभी ना पार्टी का कोई बयान आया, ना जिलाध्यक्ष जी ने कोई क्या, तो क्या पूरी गुंडागर्दी की छूट दे रखी है इन्होंने? जिसको चाह मारो, जिसको चाह पीटो। तो भाई कोतवाल साहब के अंदर इतना डर क्या व्याप्त है? किसके अंदर डर व्याप्त है? ये सीओसीटी के अंदर साहब के भाई ऐसे मामले तो मुकदमा, जो उचित मुकदमा बनता है उचित मुकदमा तो कायम करना चाहिए ना भाई। बीच चौराहे पे एक आम आदमी को मारा जा रहा है, नगर अध्यक्ष के द्वारा मारा जा रहा है, तो ये गलत बात है, शर्म की बात है। अगर वो दोषी था तो उसको दूसरे तरीके से भी दंड दिया जा सकता था, पुलिस को दिया जा सकता, उसको समझाया जा सकता था, ना कि उसकी गाली, मां बहन की गाली तक दी गई, थप्पड़ों की बरसात की गई। ये कौन सी बात हुई? तो आप लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? आप लोग कुछ करेंगे इस पे? भाई हम लोग भी मांग करेंगे कि ऐसे आदमी के ऊपर मुकदमा कायम किया जाए, और पार्टी के लोगों भी कहूंगे भाई जो आप लोगों के यहाँ अगर है ऐसा नियम कि अगर पार्टी के विरोध काम करेंगे उसको हटाया जाएगा पद से तो हटाया जाए। अगर लगता नहीं ऐसे दागी लोगों को अपने पार्टी में रखा जाएगा, भाई रखें, ये उनकी पार्टी, उनकी सोच है। शरद जी क्या कहेंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साथी आशीष जी भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे दागी लोग, जो भी कोई दागी लोग होते हैं, भाजपा में कम से कम नहीं रहते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद। अच्छा, देखा जाए लगातार हम जिस हिसाब से जो हमारा मुद्दा तबादला एक्सप्रेस का, तो लगातार तबादले भी हो रहे हैं, अपराध का ग्राफ नहीं कम हो रहा है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो 3 महीने के अंदर 3 पत्रकारों की हत्याएं भी हो चुकी हैं इसी योगी राज में। तो लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, तो तबादला एक्सप्रेस से कितना अपराध का ग्राफ रुकेगा? शरद जी केवल इतना मुझे जानकारी दे दीजिए आप, ये मैं समझना चाहता हूँ आपसे। देखिए, जब तमाम सारे ऐसे अपराधी, संगठित अपराधियों का गिरोह पिछली सरकारों ने पल्लवित पुष्पित किया, उनको उनकी कमर तोड़ी जा रही है। और आने वाले दिनों में कम से कम अभी भी आपको बीच बीच में थाने में अपराधी पहुंचते हुए दिख रहे होंगे
कि हम आ गए हैं। 3.5 साल से अधिक का समय बीत चुका है। शरद जी कमर तोड़ी जा रही, केवल किसानों की कमर तोड़ी जा रही, अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी जा रही, अपराधियों की कोई कमर तोड़ी नहीं। अपराधियों की कमर तोड़ी जाती तो आज इतने अपराध ना होते हम लोगों के बीच में। आपको गलतफहमी है, आपको पहले जानकारी ले लीजिए ना। अपराध इस सरकार में आप देख लीजिए कितना बढ़ा हुआ। पिछली सरकार हम लोगों सरकार आप कह रहे हैं पिछली सरकार को, इससे सरकार आप आंकड़ा ले लीजिए और चीजों में कंपटीशन करो, विकास के नाम पे तो कंपटीशन करो। आप आपके खाद क्यों नहीं मिल पा रही, यूरिया क्यों नहीं, किसान का यूरिया की आवश्यकता क्यों नहीं मिल पा रही? किसान से पूछना चाहूंगा जी। किसान लाइन लगाए, भीड़ लगे। आप कभी गए हैं जहां पे यूरिया खाद बैठे, काला बाजारी हो रही, खाद नहीं मिल पा रहे? आप लोग जाइए, आप जनप्रतिनिधि, आपने सरकार से मांग करिए कि कम से कम किसानों को खाद तो मिले। क्यों खाद नहीं मिल पा रही? इस पे डिबेट करो, इस पे राज करो, रोजगार पे करो। डिबेट का विषय तो आदरणीय रोहित जी ने तय किया, नहीं तो उस पर भी हम करते। किसानों को निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, थोड़े दिन, एक आध हफ्ते थोड़ा सा खाद की शॉर्टेज हुई। उसका कारण था कोरोना की वजह से जितने कर्मचारियों के द्वारा उन कंपनियों को चलना था, खाद की कंपनियों को चलना था, उस गति से नहीं चल पाई। थोड़ा सा हल्का सा शॉर्टेज हुई। तो हमको अगर 2 बोरी खाद की आवश्यकता हमारे खेत में है, शॉर्टेज होते ही हम सोचते हैं 4 बोरी 6 बोरी खरीद के रख लें, नहीं हो सकता है फिर और न कम पड़ जाए। तो जब हम 2 बोरी हमारी आवश्यकता थी, हम 6 बोरी खरीद रहे हैं, 8 बोरी खरीद रहे हैं, तो इस पे नकेल लगाते हैं ना। नकेल मैं आपको शरद जी मैं बता रहा हूं, 6 बोरी नहीं, आपके ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो है इस समय, जो दल बदलू नेता जिसे कहते हैं, 200 बोरी रैक आई गंगन में गोदाम में गुल्लूपुर में। जैसे ट्रक आया उसमें तुरंत 200 बोरी उनकी गाड़ी में तुरंत लोड हो, गोदाम में नहीं जा पाता, उन्हीं की गाड़ी द्वारा किसान लाइन लगाए खड़े, पहले 200 बोरी खाद उनके लोड की जा रही। अब बताइए कैसे किसानों को मिल पाएगा? जब आप ही के नेता ऐसा काम करेंगे, आम किसान को कैसे मिल पाएगा? जब प्रतिनिधियों का काम है, आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेता, कौन नेता है, कौन किसकी गाड़ी पे लादा गया? अगर आपने देखा हो तो आप बताइए, नाम बताइए। मैंने भाई इतना शरद जी आप लोग भी समझ चुके हैं, एक दल बदलू जो बड़ा नेता अभी सिविल लाइन कार्ड वाला भी उसी के चक्कर में कितने दुकानदारों को पटरी पे लाने का काम कर रहा था, और कितने दल बदल चुका है वो केवल अपना रोजगार स्थापित करने के लिए। उन्हीं नेता की मैं बात कर रहा हूं। 200 बोरी खाद रैक आई और गोदाम के अंदर भी नहीं। हाँ मैं लोगों से कहला दूंगा, मैं लोगों से कई लोग ऐसे थे जो है सच नहीं है, नहीं मैं ऐसे लोगों मजबूरी है, तमाम सारे लोगों से मैं ऐसे तमाम लोगों से मैं बयान करा सकता हूं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा और बोरी उनके गाड़ियों पे ला दी। शिकायत करते हैं आप लोग, शिकायत क्यों नहीं किया भाई? अगर ऐसा हुआ तो शिकायत मैं भी कर रहा हूं भाई शरद जी, इसमें आप लोग बता दीजिए इसमें क्या करेंगे आप? उचित आप पता करा लिए, हो सकता मैं झूठा हूं, आप पता करा लिए क्या सही है। अगर ये सही निकला तो आप क्या करेंगे? आप मुझे बता दीजिए। आप क्या अपने सरकार की बात रखेंगे? अपने यहाँ क्या बैठक करेंगे इस बात पे कि अपने ही बड़े नेता लोग अगर खाद ऐसे ब्लैक में उठा लेंगे 200 बोरी, तो आम जनता को कैसे खाद पहुंचेगी? जो 1-1 बीघा 10-10 बीसों वाले, उनको 1-1 2-2 बोरी खाद नहीं मिल पा रही, या 200 बोरी खाद जा रही। सारे किसानों को इस समय पर्याप्त खाद मिल रही है, और पूरे भारत देश के इतिहास में पहली बार अगर किसान को किसी पार्टी ने, किसी नेता ने सम्मान देने का काम किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो किसानों को किसान सम्मान निधि, सभी अपने अधिकारियों को लोग सम्मान करते हैं, कर्मचारियों को, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन किसानों को पहली बार सम्मान देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। किसान सम्मान निधि सारे किसानों को मिल रही है, और 1 हफ्ते के लिए जो थोड़ा सा खाद की किल्लत हुई थी, आज की डेट में किसी भी केंद्र पर कहीं पे चले जाइए, पर्याप्त खाद उपलब्ध है। आप जितनी कहेंगे आपको दिलवाने का काम हम मैं शरद जी भी मैं कहना चाहूँ, गढ़ी में गोदाम है, परसों गोदाम आपका 1:30 बजे करीब बंद था। लोगों ने मेरे पास फोन किया, सर यहाँ गोदाम बंद है, नेताजी कैसे काम चलो, हम लोग खाद के। हमने कहा ये तो भाई बीजेपी के वाले जाने क्यों गोदाम बंद है। मैं आपकी आवाज रखूंगा। तो हमारा मुद्दा था, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष जी आपका भी बहुत शुक्रिया, शरद जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे पैनल पे आए। जो हमारा मुद्दा था, क्या तबादला एक्सप्रेस के माध्यम से जो है अपराधों पर ब्रेक लग पाएगी, तो उसका सीधा निष्कर्ष यही निकल के आ रहा है कि जो अपराध का ग्राफ, जिस हिसाब से बीजेपी नेता बता रहे हैं कि अपराध का ग्राफ एकदम खत्म है, जो संगठित अपराध नहीं हो रहा है, तो लगा। और वहीं पर अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से बात की, समाजवादी पार्टी लगातार इसका आरोप लगा रही है और इस मुद्दे को लेकर लगातार हाशिए पे सरकार को ले रही है। अब देखने वाली बात होगी तबादला एक्सप्रेस के माध्यम से सरकार कितने अपराध पर अंकुश लगा पाती है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।